अरे 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 तमाम सदनों में अखिलेश यादव, मुसलमान का कहीं इलाज नहीं है, मुसलमान को कहीं ओहदा नहीं मिलेगा, ये साफ कर दिया। अरे मेरे भाई शर्म करो मुसलमान होकर, शर्म करो यार मुसलमान होकर। इस तरह मुसलमानों को गुलाम बनाओगे, इस तरह मुसलमानों को गुलाम बनाओगे। आजम खान रशीद जी आऊंगी आपके पास। फराज के भाई बताइए, आजम खान को ही मुख्यमंत्री देखिए 2024। अरे इनका है बेशर्मी की यार, मुसलमान होकर जो है मुसलमान को दलील कर रहा है बैठकर। और बोलो और बोलो और बोलो भाई साहब 2027 में चेहरा अखिलेश यादव ही रहेगा ना, मुख्यमंत्री बना दो। अरे इनका भोपू तो चुप करो। सवाल पूछ रहे हैं वैसे आपसे, वो जायज सवाल पूछ रहे हैं, तो इसमें रोक नहीं रहे। कमाल है बिल्कुल, आजम खान को बना दीजिए ना सीएम मुसलमान चेहरा। को दलील कर रहा है बैठकर। अरे भैया सरकारी मौलाना चुप हो जाओ, हमें बोलने दो, जवाब देने दो। सरकारी मौलाना क्यों परेशान हो इतना? देखिए 2027। और आप कौन है? आप अखिलेश यादव के पिट्ठू, आप अखिलेश यादव के चाटुकार सिपाही हूँ मैं। हूँ आप कौन है? आप सिपाही हैं आप उनकी चाटुकारिता कर रहे हो, तलवे चाट रहे हो बैठकर टीवी पर। आप सिपाही हो, सिपाही तलवे नहीं चाटता। मुसलमानों को क्या दिया? मत करिएगा सर, ये ज़ेनजी है, अगर ये इतनी अनपढ़ है तो मुझे दुख है। फिर ज़ेनजी पे चले गए। अरे मुसलमानों पे आइए ना, मुसलमानों पे आइए भाई साहब। ये बिल्कुल अनपढ़ नहीं है। आप अनपढ़ है क्या भाई? आप अनपढ़ है सर? सुनिए सर, मेरा सवाल भी सुधांशु सर से था, लेकिन आप ज़ेनजी को अनपढ़ बोल रहे हैं। जो देशभक्त है उनको आप देशद्रोही बोल देते कभी कभी, ठीक है। अब ज़ेनजी को अनपढ़, इनसे सवाल मैंने लिख के रखा था, आप अनपढ़ बोल दे। यहाँ पे सब अनपढ़ है तो आप अभी बोल रहे हैं सर आप अनपढ़ है, तो सर आप अनपढ़ बोले ज़ेनजी को, तो वोट कौन करेगा आपको सर? ज़ेनजी के ही भरोसे आप कभी कभी बोलते हैं नेपाल बना दो, ये बना दो, वो बना दो। अभी तक तो बना नहीं, जीवन में बनेगा, लेकिन अब अनपढ़ बोलने लगेगा। नेपाल बनेगा हिंदुस्तान? कभी नहीं, नेपाल बनेगा हिंदुस्तान? बिल्कुल नहीं। ये ज़ेनजी बोल रहा है नेपाल बनेगा हिंदुस्तान। ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में रिपोर्ट जारी की कि फरवरी 2014 तक 72 सिफारिशें इंप्लीमेंट कर दी थी। झूठे लोग तलवे ये चाटते साहब, लेकिन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में ये मदद कर रहे हैं। आप इनके चेहरे पहचानो। सैफुल्लाह फारूक आतंकवादी, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। जम्मू कश्मीर में पंडितों का हत्यारा, अच्छा सवाल आप पूछो तालिब हुसैन, सब इनके दुबे जी। अच्छा सुनिए अमीश भाई, भाई आप लोग अरे पढ़ते ही नहीं है। सुनो, अच्छा सुन तो, सेंसर कमेटी से अरे ऑडियो डाउन कराओ। ये जितने बच्चे बैठे हैं, बेटा आप एक चीज बताओ, जितनी देर इन्होंने तकरीर की है, एक लफ्ज समझ में आया आपके? क्या फायदा भाई ऐसा बोलने का क्या फायदा कि सामने वाले को यही पता न चले मैंने क्या कह दिया। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि टीवी न्यूज़ की दुनिया में क्या हलचल मची है। न्यूज़ डिबेट्स में एंकर्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, और कैसे ये ड्रामा आपको हंसाता है, कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है। तो ये सब ज़रूरी है आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन का तड़का भी होता है इन डिबेट्स में। तो देखते हैं कुछ डिबेट्स के कुछ मज़ेदार लेटेस्ट ब्रांड न्यू मोमेंट्स। प्रभु के मंदिर में चोरी हो रही थी और हमने, यानी प्रभु किसके साथ? हमारे साथ है ना। जाके बीजेपी वाले प्रभु के नाम पे राजनीति कर रहे थे। प्रभु मेरे आस्था के विषय थे, इसलिए प्रभु हमने आवाज उठाई। हम प्रभु के साथ क्या, हम उनको मानने वाले लोग हैं। आपसे प्रॉब्लम नहीं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना एंटी सनातन है, एक्सप्रेसवे बनाएंगे, तो इसलिए आप पर विश्वास नहीं हो पाता कि आप सनातनी कब बने। इच्छाधारी हिंदू हैं आप लोग, इच्छाधारी अपना रंग बदलते हैं आप लोग, इसलिए ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से भरोसा नहीं हो पाता। अरे ये हज हाउस बनाने वाले लोग हैं, वहां कहां कोई चंदा दे रहा है भाई? वहां तो अखिलेश यादव जी जाके कहते थे ये लो 1000 करोड़, ये लो 500 करोड़, ये लो 100 करोड़। वहां क्या कुछ होता है? वहां तो होता ही नहीं। तो इनके समय में तो मंदिर ही नहीं था, तो होता क्या? लेकिन मैं फिर भी आंखों में आंखें मिलाकर कह रहा हूं कि हाँ, जो हुआ गलत हुआ, जिसने किया बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन कोई एक नहीं बचेगा। आपने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड, मैं बताता हूं ना ट्रैक रिकॉर्ड। 2013 और अरविंद केजरीवाल जी कहते वो, मैं तो पहले आस्तिक था, लेकिन जब मैं आईआईटी चला गया तो मैं नास्तिक हो गया। मेरी नानी कहती थी कि मेरा राम ऐसी जगह नहीं रह सकता जहां किसी की मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया हो। अरविंद केजरीवाल। अब इसके अलावा अखिलेश यादव और इनके पिताजी के तो इतने कांड हैं जिसकी कोई हद नहीं। कोई हिंदू व्यक्ति 10 साल की बच्ची से शादी करेगा मान लो, तो उसको चाइल्ड मैरिज एक्ट में बुक किया जाएगा। पर अगर वही चीज कोई और मजहब से करेगा तो उसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगा, मजहबी अधिकार के नाम से। अब ये चाहते 9 साल की बच्ची की शादी 60 साल के बुढ़े से हो, ये नहीं हो सकता। ये देश का कानून नहीं स्वीकार सकता। आदिल चाहता है कि छोटी छोटी बच्चियों की शादी बुढ़े बुढ़े शेख से हो जाए। ये आदिल हसन आपको ये देश में नहीं करने देंगे। ये आपकी जो 1600-1500 साल पुरानी सोच यहाँ पे नहीं चलेगी। अपने घर के लोगों की शादी कराओगे 8 साल की उम्र में? नहीं कराओगे। दूसरों की बच्ची क्यों होगी शादी? नहीं होगी। झूठ मत बोलो चैनल पर। अरे तो फिर तुमको कानून आएगा, क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं करता तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कानून आया हुआ। अरे तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कानून है तो आप स्वीकार लो, किसका? तो स्वीकार लो, 23 लाख देश में स्वीकार लो ना। सबसे ज्यादा उसमें हिंदू
कम्युनिटी से आता है। अरे देखो हिंदू कम्युनिटी से आता है, ये लो हिंदू कम्युनिटी से कौन करता है? आदिल हसन देखिए, एक दौर सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी नेता आकर टीवी पर झूठ बोलने की कोशिश करता है तो यकीन मानिए लोग माफौर आते हैं, हंसते हैं। ज्योतिर्लिंग, मैं ज्योतिर्लिंग की बात नहीं, ज्योतिर्लिंग 12 है ना। अब आप सुन लो, नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में संघ ने 13वां ज्योतिर्लिंग बड़ौदा में बना दिया। ये धर्म को नष्ट कर रहे हैं। मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ जो है सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है। 13वां ज्योतिर्लिंग बनाया है। ज्योतिर्लिंग 12 है, 13वां ज्योतिर्लिंग बनाया है। आप चाहिए, सुनिए मेरी बात। नहीं, आप मंदिर बड़ा बना सकते हैं। 13वां ज्योतिर्लिंग संघ ने बनाया, बड़ौदा में बनाया है। और जो कहा है उन्होंने कि 13वां ज्योतिर्लिंग है, लेकिन उन ज्योतिर्लिंगों का अपना महत्व है। काशी विश्वनाथ का अपना महत्व है, नागेश्वर का अपना महत्व है, त्र्यंबकेश्वर का अपना महत्व है, रामेश्वर का अपना महत्व है, कन्याकुमारी से उन ज्योतिर्लिंगों का महत्व है। 12 ही ज्योतिर्लिंग है, बिल्कुल 13 ज्योतिर्लिंग है ही नहीं। ये 13वां ज्योतिर्लिंग है सर, नहीं है सर, 12 ज्योतिर्लिंग है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 13वां कोई बना नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आप बड़ा मंदिर बना सकते हैं भगवान शिव का, बड़ा कोई ज्योतिर्लिंग, कोई शिवलिंग लगा सकते हैं, पर ज्योतिर्लिंग 12 ही है, 12 ही रहेंगे। किसी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में साधु संतों का अधिकार है हमारे धर्म के अनुसार, उसमें किसी नेता का कोई अधिकार नहीं है, वो उसमें शामिल होगा। सुधांशु इस पर जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा मंदिर हम बनवाएंगे, हमने सिर्फ कहा मंदिर निर्माण का जवाब दूंगा। मगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मुलायम सिंह यादव ने बतौर मुख्यमंत्री कहा कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील कराएंगे। चिल्लाइए मत, अब सुनिए कान खोल के। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील कौन था? आपका मंत्री कपिल सिब्बल, जिसने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि बाबरी मस्जिद के राम मंदिर के केस 2019 के बाद ले जाओ। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का सदस्य कौन था? आजम था, जो इनकी पार्टी का। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का दूसरा वकील जब अब चिल्लाने लगे यार, चेते करने लगे, जैसे ही फट गया चिल्लाना शुरू कर दिया। इनकी पार्टी के नेता वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील होते थे। और समाजवादी पार्टी के एडवोकेट जनरल, जो मुलायम सिंह सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, जफर याद दिलानी, वो उसी समय बाबरी एक्शन कमेटी के वकील थे। इसलिए सबको पता है कि कालनेमी कौन है। इस देश के लाखों और करोड़ों हिंदू राम मंदिर पर यह सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारे दान का पैसा 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जितना भी मारा है, किसने मारा है? पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे? उसका पर्दाफाश करो और जेल में डालो। चोर को इस देश के मुसलमान क्यों नहीं पूछते कि मेरा पैसा कहां गया? मेरा पैसा मस्जिद को मैंने दान किया, वो कहां गया? किससे पूछते हैं? जवाब दे, जिसकी होती है वो जवाब देता है। कौन दे रहा जवाब? बताइए मुझे। कितना दाम गया जामा मस्जिद का आप दिल्ली में? ये जामा मस्जिद मुसलमानों का है ही नहीं, वो तो सरकार का है। अरे है तो सरकार बताएगी ना। हाँ सरकार बताएगी। अजीब बात है, अजीब बात है। आपको पता तो होगा एक मुसलमान का पैसा कहां जा रहा है, कोई हिसाब नहीं देता। अजमेर की दरगाह का पैसा कहां गया, कितना आ रहा है साल का, है कोई ऑडिट? अरे आप कितना घुमा लीजिए जिले, मैं कहीं नहीं घुमा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं इस देश के लोगों को कि हिसाब मांगिए राम मंदिर और सबसे मांगिए। राम मंदिर से हिसाब मांगा जाए, हम मांग रहे हैं बैठे है कि पिछले 10 दिन से रोज इस विषय पर डिबेट कर रहा हूं, लेकिन अपना हिसाब नहीं देंगे कोई। अखिलेश भैया को इजाजत है महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का, और एमआईएम चुनाव लड़े तो अखिलेश भैया को पेट में लूज मोशन हो जाता है। अखिलेश भैया को आप ही बताइए, एक मुसलमान मुद्दे पर अखिलेश यादव बोलते हैं, आप दिखा दीजिए पिछले 10 साल का रिकॉर्ड। एक माइनॉरिटी इशू मुजफ्फरनगर सबसे बड़ा आजादी के बाद दंगा हुआ, सबसे ज्यादा लोग कैंप में रहे, अखिलेश भैया सैफई में नाच करा रहे थे। आपको पता ही तो, आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है महिलाओं के साथ क्या हुआ। अखिलेश भैया बोले भैया को भाभी पसंद है, भैया को भतीजा पसंद है, भैया को चाचा पसंद है, घर में पूरा बन जाएगा पीडीए, भैया बन जाए, भाई बन जाए, भतीजा बन जाए, चच्चा बन जाए, यही एमपी बन जाए, और मुसलमान इनको झोला दे दे के वोट देते रहे, और इनसे सवाल करेंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। सुनील सिंह जो मुसलमानों को गाली दिया, अखिलेश भैया उसको स्टेज पे बैठाते हैं। आजम खान के मुद्दे पर अखिलेश भैया को सुने हैं कभी बोलते हुए? एक माइनॉरिटी इशू पे बता दीजिए अखिलेश भैया बोले। ये सब बोलने के लिए ही तो बीजेपी ने इनको बिठाया है। क्लियर हो गई ना बात सारी? ये पूछिए ना, गुजरात क्यों चुनाव लड़े थे? मामा जी का ससुराल था, जाकर महाराज क्यों जुड़े थे? मौसा जी का ससुराल था। आसाम क्यों चले थे? झारखंड क्यों लड़े थे? आपके नेता ये चिट्ठी लिख के साइन करके उन्होंने क्यों दिया? क्यों आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है, खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी है, प्रियंका जी ने लिखी है, सोनिया जी ने लिखी है। अगर कोई देखिए, इसके पीछे मैं जांच की मांग करूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इन्हीं का एजेंडा है। सैफुद्दीन सोज क्यों है, कौन है? नहीं मेरी सुनिए, वो कांग्रेस के वो लोग केवल वो लोग जिसे बीजेपी अपने एजेंडे में लेती है, उनके साइड। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आपने ऐसे लोगों को रखा है जो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं? नहीं, और आप पाल रहे हैं। बीजेपी की साजिश है। मणिशंकर अय्यर अभी भी कांग्रेस पार्टी में है, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनको आप इसलिए पाल रहे हैं क्योंकि बीजेपी के एजेंडा आपको पता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पाल रही है। ये बीजेपी की सोचिश
समझी रणनीति के तहत, ये ट्रंप के दबाव के तहत ये पाकिस्तान से समझौता करने के लिए चिट्ठी लिखवाई गई। ये ट्रंप का दबाव है। पर क्या कार्रवाई होगी? मणिशंकर अय्यर पर क्या कार्रवाई होगी बताइए मुझे। चूंकि एपिस्टन फाइल का राज ना खुले और नहीं, समझ गई सर, आपने तुरंत नकार दिया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के वो नेता आपके हैं ही नहीं। मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी के एजेंटों को पाल रही है। ये बात गजब है। इस देश में कई न्यूज़ चैनल्स हैं और हर न्यूज़ चैनल्स में एक एंकर शाम को 5 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक डिबेट्स ही कराते हैं। और ये डिबेट्स सिर्फ स्पोक्स पर्सन को बुला के तमाशे करवाती है। और इन डिबेट्स के दौरान ही ये होता है कि आपको इन पार्टीज़ की और इन पार्टीज़ के स्पोक्स पर्सन्स की असलियत बाहर आती नजर आती है। तो आइए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ मजेदार मोमेंट्स। जो चिट्ठी लिखी गई है वो तो अपील है, और अपील दोनों सरकार से है। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी और उनके पीछे आरएसएस है कि एक तरफ कुछ बात कहते हैं, अखंड भारत का बात कौन कहता है? पाकिस्तान और इंडिया को अगर आप देखेंगे तो इसका तो कॉमन हिस्ट्री है। आप देखिए कि पूरा जो पड़ोसी राज्य है सार्क का, सबसे हमारे संबंध खराब है। पाकिस्तान जब तक घुटने पर गिर के क्षमा याचना करके ये कसम नहीं खाता है कि हम जीवन भर कभी आतंकवाद को प्रोत्साहन नहीं देंगे, आतंकवादी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। इस देश के 140 करोड़ देशवासियों की यही इच्छा है। ठीक है, कुछ लोगों की चिट्ठी लिखने से देश नहीं बनता, वो चिट्ठी लिखे, जितना प्यार न्यौछावर करना उतना प्यार न्यौछावर करें। लेकिन पाकिस्तान चिट्ठी लिखना गलत मानते हैं कि सही मानते हैं आप? बिल्कुल गलत मानते हैं। इस समय चिट्ठी लिखने में कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों लिखी जा रही है चिट्ठी? भूल गए 22 अप्रैल 2025, एक साल श्रीलंका में बात करने का प्रयोजन है। आज भी हमारे सीने चल रही है, हमारी माताओं बहनों के सिंदूर मांग से सिंदूर अभी तक वो खून ठंडा नहीं हुआ। अब आपको याद दिलाती हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान, सुनिए मेरी बात। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और क्यों? अब सुनिएगा नीलोफर जी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। सुनिएगा, अभी अभी आपने कहा हमारा हिस्सा है, इसीलिए मुझे ये बयान फारूक अब्दुल्ला साहब का निकालना पड़ा। आप सुनिए, दूसरा बयान का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हालात खराब थे और हालात इसने तब मैं बयान का दूसरा हिस्सा पढ़ूंगी। आपको मालूम होना चाहिए, मुझे सब पता है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, बहुत अच्छे से पता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बिलोंग टू पाकिस्तान। दिस वोंट चेंज नो मैटर हाउ मेनी वॉर्स आर फॉट। अपनी बात में आप खुद फंसी। आपने कहा कि उस वक्त करना चाहिए था, हम जीत रहे थे, उस वॉर को क्यों रोका गया? जो हमारा हिस्सा है वो हमारे पास आना चाहिए था। और यही फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि चाहे कितने भी युद्ध लड़ लिए जाए, पाकिस्तान का हिस्सा है पीओके, और वो कभी सूरत हाल बदलेगा नहीं। और ये है आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड। वीडियोस हम आपके लिए रोज इस चैनल पे लाते रहते हैं, जहां हम आपको इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मुद्दे, कुछ सोशल इश्यूज, ये सब इश्यूज से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दिखाते हैं। और पर्सनालिटीज़ और बड़े बड़े फिगर्स जो हैं देश के, उन्होंने क्या बोला इस मुद्दे में और कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और क्या सही है और क्या गलत है, क्या पक्ष ने कहा, क्या विपक्ष ने कहा, और ये सब का एक कंपाइलेशन आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप खुद का एक ओपिनियन बनाएं। ये सब के विचार, पक्ष के विचार, विपक्ष के विचार और क्या सही है क्या गलत है, ये सब हम आपके सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप अपना खुद का एक ओपिनियन बनाएं। देश में चल क्या रहा है और खबर के पीछे की खबर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे रेगुलर वीडियोज़ हमारे आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।